हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ वाइस एकेडमी। और हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द कोर्स इज़ फॉर यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड इस कोर्स को यदि आप ऑनलाइन मोड में एक्सेस करना चाहते हैं, ओके, देन आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सावित्री एडू हब। ये ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। और इस ऐप के द्वारा जो है आप कोर्स को बाई कर सकते हैं, ओके। एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द कोर्स जो है दैट इज अवेलेबल आल्सो फॉर डेमो पर्पस। तो उस कोर्स को पहले आप देख लीजिए, रख लीजिए, और फिर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं, तभी आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ओके। आप इस कोर्स को ऑफलाइन मोड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड के लिए हमारा जो एड्रेस है ऋषभ वाइस एकेडमी सुंदरपुर, ये आप नेट पर देख लीजिएगा, ओके। बाकी हमारे यहाँ जो कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी के लिए, दैट इज फॉर फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी, टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो पहले हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक का रिलेवेंस क्या है और क्यों इस कोर्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो द नेम ऑफ कोर्स इज मास्टर साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का है, फी है 5000, और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है 12 मंथ, ओके। इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, तो इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जीएस पेपर 3 के अंदर बहुत सारा पोर्शन आता है। तो जीएस पेपर 3 का वन ऑफ द कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अदर जो कोर्स आता है वो क्या है आपका, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, सिक्योरिटी इशूज है, इन्वायरमेंट है, ओके, और डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्लियर है। तो इन 5-6 कोर्सों में से एक कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइंस एंड टेक कोर्स को कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। एग्जाम फोकस्ड लर्निंग पे हमें ज़्यादा अप्रोच रखना है, यानी कि हमें ज़्यादा नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। हमें देखना है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, ओके, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। साथ साथ कंसाइज नोट्स, यानी कि टू द पॉइंट नोट्स पे हम फोकस करेंगे। तो हमारा नोट्स क्या होगा, टू द पॉइंट होगा। माइंड मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। आंसर राइटिंग स्किल पे शुरू पे फोकस किया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जानकारी मैं आपको दे दूं कि इवन आप ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं और यदि आप नियर बाई सिटी के अंदर रहते हैं, ओके, तो जो वीकेंड है संडे, ऑन संडे यू मे मीट योर मेंटर, अपने टीचर से आप मिल सकते हैं। और जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है ऑनलाइन क्लास के दौरान, उस असाइनमेंट को आप टीचर से मिलकर चेक करवा सकते हैं। और यदि आप दूर के इलाके में रहते हैं तो इस केस में मेल के द्वारा जो है आप आंसर को चेक करवा सकते हैं, क्योंकि आंसर पे फीडबैक मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप लेक्चर तो एसेस कर पाते हो, लेकिन क्या होता है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, आपका प्रोग्रेस क्या है, उसका फीडबैक मैकेनिज्म प्रॉपरली नहीं होता। तो इन कारणों से स्टूडेंट क्या होता है, कोर्स करने के बावजूद भी मतलब यूपीएससी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाता कि यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल सुविधाएं हैं कि जो भी स्टूडेंट है यदि वो नियर बाई एरिया के अंदर रहता है तो वो सेंटर पे आ सकता है संडे को। और जो डिस्टेंट इलाके में रह रहे हैं, दूर के इलाके में रह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, मेल के द्वारा आंसर को इवेलुएट कर सकते हैं एंड दे कैन गेट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम आवर फैकल्टी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सो यू विल गेट एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस फैकल्टी, अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी कोचिंग एट जस्ट 5000। नाउ इनरोल नाउ, ओके, एंड बूस्ट योर स्कोर इन द पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए डायरेक्टली हम आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो जीएस पेपर 3 के सिलेबस को जानने से पहले, पेपर 3 में साइंस एंड टेक के सिलेबस को जानने से पहले हमें ये जानने की हमें कोशिश करनी है, ठीक है, कि साइंस एंड टेक का रिलेवेंस क्या है, मतलब कि क्यों जरूरी है साइंस एंड टेक को पढ़ना, ठीक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। यदि आप यूपीएससी, देखो यूपीएससी एग्जाम जो है नॉलेज का टेस्ट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बट यूपीएससी का जो एग्जाम है वो नॉलेज से ज़्यादा टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट तो है, बट देर आर मेनी वन हु हैव वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा है। देर आर अदर वन जिसके पास नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ क्या है, भले नॉलेज कम है लेकिन उनके पास क्या है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो एग्जाम को इजीली क्रैक कर ले रहे हैं। यानी यूपीएससी रिक्वायर नॉलेज विथ स्ट्रैटेजी। नॉलेज है आपके पास लेकिन स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है, यूपीएससी क्रैक करना क्या है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, राई का पहाड़ बनाना है, ओके। यदि आप पिछले 5-7 साल के पैटर्न को देखोगे, यूपीएससी के पैटर्न को देखोगे, ओके, तो यूपीएससी में क्या होता है, जो सीसर पेपर 1 है ये आपका थोड़ा टफ होते जा रहा है, पेपर 1, और यही आपका एंट्री गेट है यूपीएससी के लिए। ये अलग बात है कि आपका जो स्कोर है, आपका जो रैंक है, उसका निर्धारण मेंस के स्कोर के आधार पे होता है। बट अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट क्रैक सीसर पेपर 1 तो आप मेंस नहीं लिख पाओगे। अब ट्रेडिशनल तरीका ये था कि लोग क्या करते थे, स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस सब को ज़्यादा लोग पढ़ते थे,
ठीक है। और करंट पे एम्फेसाइज कम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि 2011 में यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया, तो हम 11 के बारे में ज़्यादा ब्रीफ में बात नहीं करेंगे। हम मेनली बात करेंगे जब हम 2017 से लेकर अभी तक के पैटर्न को देखें। तो इफ़ वी एनालाइज द पैटर्न फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड, तो ऐसा हम पाते हैं कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि आजकल जो है ऐसा पोर्शन में कि स्टैटिक प्लस डायनेमिक का मतलब करंट अफेयर, इसका इंटीग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम कर रहा है। आ रहा समझ में? और इसके अलावा अब देखिए हर एग्जाम का एक साइकोलॉजी होता है। जनरली विद्यार्थी क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है कि एग्जाम की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किए बिना तैयारी की शुरुआत कर देता है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट आपका मेन जॉब क्या होता है? आपका मेन जॉब होता है पब्लिक पॉलिसी बनाना, सरकारी नीति को फॉर्म करना, ये आपका मेन जॉब होता है। अब आज के डेट में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो नीति चलती है वो किस पे चलती है? मेनली इंडियन पॉलिटी, ये तो आधार है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का आधार है पॉलिटी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। और करेंटली वर्ल्ड क्या कर रहा है? वर्ल्ड फेस कर रहा है कि कैसे हम एक बैलेंस बनाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ साथ इन्वायरमेंट को हमें क्या करना, सस्टेनेबल बनाना, बैलेंस बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सरफेस हो रहा है लोगों के सामने में, ठीक है, सरकार के सामने में, देश के सामने में। यानी कैसे हम इकोनॉमिक्स को बैलेंस करेंगे इन्वायरमेंट के साथ साथ। यानी हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, बचाना है इन्वायरमेंट। क्लियर है? अब इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट दोनों में बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल टूल के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ेगा। विदाउट साइंस एंड टेक को पढ़े हुए क्या हम टेक्नोलॉजिकल टूल को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल टूल ऐसा होना चाहिए जो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि जो इन्वायरमेंट को डैमेज कम करे। जैसे आज की डेट में हम बात कर रहे हैं ग्रीन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिस्कवरी है, क्या वो बिना साइंस के एप्लीकेशन के पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपस में क्या है? इंटीग्रेटेड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। और जिनको इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उनको ज्योग्राफी की भी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। अब ये सब ऐसे पोर्शन है जहां से यूपीएससी हर एक साल मिनिमम 70 to 80 क्वेश्चन फ्रेम करता है, उससे कम क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता। आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप पैटर्न को एनालाइज कीजिए, जाकर देखिए, आपको मिनिमम 70-80 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। मतलब उतना रहता है। रेस्ट आपका हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, अच्छा यहाँ पे 70-80 का मतलब ये करंट अफेयर अलग सेक्शन नहीं होता। तो ये एक मिथ है, करंट अफेयर अलग सेक्शन होता है। जनरली क्या होता है कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन, दोनों होता है, ठीक है। तो 70-80 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और जो 20 क्वेश्चन बच जाता है वो जनरली एलोकेट किया जाता है, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसको अलॉट किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इतना टफ होता है कि यार अब ये सुपर जीनियस है, इवन आपका ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर है, क्लियर है, तभी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सही नहीं, मतलब क्वेश्चन आप सही करोगे मैक्सिमम क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 50-60% ज़्यादा क्वेश्चन राइट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हिस्ट्री वगैरह में 80-90% क्वेश्चन को सही करना थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्या, लगभग मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ओके, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन यदि आप इंडियन पॉलिटी पे फोकस करते हैं, इकोनॉमिक्स पे फोकस करते हैं, इन्वायरमेंट पे फोकस करते हैं, साइंस एंड टेक पे फोकस करते हैं, ज्योग्राफी पे फोकस करते हैं, तो ये सब ऐसा एरिया है कि यदि इसको आपने मास्टरी किया है और 70-80 क्वेश्चन आ रहा है, तो आराम से आपका जो है 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन राइट हो सकता है, ठीक है। तो आराम से राइट नहीं होगा, ऑब्वियसली कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको लॉट्स ऑफ टेस्ट देना पड़ेगा पीटी के लिए। और जब आप टेस्ट को दोगे तो इसके बाद क्या होता है कि आपको जो आंसर का जो इन्फेरेंस है, क्लू लगाने का हैबिट डेवलप होता है। क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि उसका जो ऑप्शन होता है काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। तो यूपीएससी के राइट ऑप्शन को वही चूज कर सकता है जिससे एनफ टेस्ट प्रैक्टिस किया हुआ है। और प्रैक्टिस जो है पहला क्या है, पहला फाउंडेशन है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आपका फाउंडेशन इन सारे चीज़ों का होना चाहिए। जब फाउंडेशन हो गया तो फाउंडेशन के बाद आपको सेकंड स्टेज क्या होता है, क्वेश्चन बैंक होता है। और जब क्वेश्चन बैंक मास्टरी हो गया तो इन दोनों को फिर अप्लाई करना है टेस्ट सीरीज के द्वारा। जब बहुत सारा आप टेस्ट देते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, एक क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे आप जनरली राइट आंसर को टिक करते हो।
क्लियर है? एज एस्पिरेंट मैं बता रहा हूँ जो मैंने फील किया। अब ये जो 50-60 क्वेश्चन है इसको आप राइट कर सकते हो। 50-60 का मतलब ये हुआ कि आपका स्कोर 100 से 120 के बीच में आ रहा है। तो ये क्या है? ये सेफेस्ट स्कोर है। यदि आपका स्कोर 100-120 के बीच में आ रहा है, इफ योर स्कोर इज बिटवीन 100-120, तो ये आपका क्या है? सेफेस्ट स्कोर है। ओके, दैट्स वाई हमें फोकस करना चाहिए इन सब एरिया के ऊपर ज़्यादा। स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? हम लोग भी ऐसे गलती करते थे कि हिस्ट्री खूब पढ़ते थे, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना आसान होता है, इसमें डायनेमिसिटी कम होती है। ये सारा पार्ट कंसेप्चुअल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस पार्ट को कम पढ़ते हैं। अब साइंस एंड टेक के बारे में एक मिथ है। मिथ ये है कि जनरल लोग समझते हैं कि साइंस टेक का मतलब ये होता है कि साइंस टेक में आपको जो 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 बड़े बड़े जार्गन होते हैं, टफ वर्ड होते हैं, वो टर्म आपको जानना है। वो टर्म बिल्कुल आपको नहीं जानना, ठीक है? जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो हमें पढ़ना है एज ए ब्यूरोक्रेट। आपका काम क्या है? आपका काम है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के बारे में हमें स्टडी करना है। समझ में आ रहा है? और पिछले 1 साल में यदि कोई टेक्नोलॉजी है जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में करंट अफेयर का जो एस्पेक्ट होता है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए, जिसके लिए द हिंदू पेपर में, ठीक है, संडे का एडिशन आता है, एक पेज डेडिकेटेड होता है साइंस एंड टेक के लिए। यदि इस पेज को आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से करंट का बहुत सारा पार्ट आपका अपडेट हो जाएगा। अब देखो साइंस एंड टेक में हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द सिलेबस। फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यदि हम 11 से 25 के ट्रेंड को एनालाइज करें तो देखिए 2011 में तकरीबन पूछा है 21 क्वेश्चन पूछा है। यू विल गेट द पीडीएफ ऑन आवर ऐप सावित्री एडू हब। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ इसका ले लीजिए। ओके, इवन पूरे कोर्स का पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, खैर, तो 11 में पूछा 21 क्वेश्चन। 2012 में कितना क्वेश्चन पूछा? 11 क्वेश्चन पूछा। 13 में 15 क्वेश्चन पूछा। फिर 20 क्वेश्चन पूछा। 19 क्वेश्चन पूछा। 18 क्वेश्चन पूछा। 15, 17, 20, 18, 13, 18। हम लास्ट 4 ईयर में देखते हैं, ठीक है। 21 में पूछा 13 क्वेश्चन। 2022 में पूछा 18 क्वेश्चन। 23 में पूछा 13 क्वेश्चन। 24 में पूछा 16 क्वेश्चन और 25 में पूछा 17 क्वेश्चन। क्लियर है? तो एवरेज आप ये देख रहे हो कि साइंस एंड टेक से 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 15 to 20 कितना क्वेश्चन पूछता है? तो 15 to 20 यदि एवरेज हम 20 भी मान के चले तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 20 क्वेश्चन सिर्फ साइंस एंड टेक से आ रहा है। तो 20% क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? साइंस एंड टेक से आ रहा है। तो अब मान लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 10-12 सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट से 20% क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर मतलब विद इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? तो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो इसलिए साइंस एंड टेक के कोर्स को ईमानदारी से आपको पढ़ना चाहिए। और इवन जब आप मेंस के एग्जाम में बैठोगे, ओके, तो वहाँ भी साइंस एंड टेक से सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर, ठीक है। चलिए, अब साइंस में 2 पार्ट आता है। एक पार्ट आता है जनरल साइंस और एक आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है जनरल साइंस। दूसरा पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो जनरल साइंस है वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, क्योंकि जब हम लास्ट 3 ईयर का पैटर्न देखेंगे, ठीक है, हम 2017 से पैटर्न को देखते हैं। देखिए जो जनरल साइंस है वहाँ से मतलब 2 क्वेश्चन पूछा 17 में, 18 में 0 क्वेश्चन पूछा, 19 में 1 क्वेश्चन पूछा, 20 में 1 क्वेश्चन पूछा, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा, 22-23 में 0 क्वेश्चन पूछा, 24 में 1 क्वेश्चन पूछा, 25 में 2 क्वेश्चन। यानी कि जो जनरल साइंस है वहाँ से क्वेश्चन कम पूछता है, और वो भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है 17 से लेकर 25 तक में, वो क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? बायो से आ रहा है। और बायो में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होता है, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जहाँ से वो ज़्यादातर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो देखो मैं आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था ना कि नॉलेज एंड नॉलेज विद स्ट्रेटजी, दोनों में डिफरेंस है। नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि आपको बायो पढ़ना है तो आप क्या करोगे? 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, बट आपको ये पता ही नहीं कि बायो में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो आप बैठ के पढ़ रहे हो सेल थ्योरी को, कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर क्या प्रोटीन होता है, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ते जा रहे हो। इतना पढ़ने का नीड नहीं होता है। पहले आपको क्वेश्चन बैंक को बार बार देखना होता है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है पिछले 5-6 सालों में। क्लियर है? और उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ता है, और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने नोट्स पे एम्फेसाइज करना होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो यानी हमें क्या करना है? बायो पे फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा कम फोकस करना है, ओके।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेस नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी आप समझ, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मतलब साइंस एंड टेक को समझने के लिए एटलीस्ट 10 तक का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, बट टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी से लगातार क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, 13 क्वेश्चन पूछा, 13 क्वेश्चन पूछा 2017 में, रिसेंटली पूछा 15 क्वेश्चन, यानी कि नियरली मिनिमम क्वेश्चन पूछ रहा है 15। इवन 2019 में 19 क्वेश्चन पूछा, 19 क्वेश्चन पूछा। ओके, 2011 में 21 क्वेश्चन सिर्फ आया टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से, यानी कि जो टेक्नोलॉजी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इट इज सिलेबस ऑफ मेंस नॉट प्रीलिम्स। ये सिलेबस किसका है? ये सिलेबस है यूपीएससी मेंस का। मेंस का, तो हमें क्या करना है, हमें मेंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, यदि आपने मेंस के सिलेबस को मास्टरी कर लिया तो पीटी ऑटोमेटिकली निकल जाता है। स्टूडेंट गलती क्या करता है कि मेंस की तैयारी किए बिना पीटी की तैयारी कर लेता है। ये बहुत बड़ा मिथ है यूपीएससी के बारे में। अब यहाँ भी हमको देखना है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको थोड़ा सा और हम एनालाइज करें डीपली, तो एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से, अब देखो मैं लगातार 3 साल का ट्रेंड दिखा रहा हूँ। दो हजार तेईस में 5 क्वेश्चन पूछा, 2024 में 5 क्वेश्चन पूछा, 2025 में 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा साइंस एंड टेक है, और साइंस एंड टेक के अंदर जो एनर्जी चैप्टर है तो बहुत केयरफुली में पढ़ना है। 5 क्वेश्चन का मतलब हुआ 5 इंटू 10, 32 यानी 10 मार्क्स। 10 मार्क का मतलब ये हुआ कि यूपीएससी के पेपर का जो 10% क्वेश्चन है वो सिंगल टॉपिक से आ रहा है। वो टॉपिक क्या है आपका? एनर्जी टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है? तो वो टॉपिक आपका है डिफेंस टेक्नोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। अब देखिए 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा, 24 में 5 क्वेश्चन पूछा, और 25 में 3 क्वेश्चन पूछा। तो ये एरिया भी क्या है? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरिया है। अगला है स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर, अब स्पेस से देखिए 2 क्वेश्चन पूछा 2025 में, यानी स्पेस भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जनरली स्पेस में क्या होता है, जब कोई माइलस्टोन अचीव करता है इंडिया या वर्ल्ड में, कुछ माइलस्टोन अचीव किया जाता है अदर स्पेस एजेंसी के द्वारा, तभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया टॉपिक है तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया, वो भी 2025 में पूछा, बट इतना रिलेवेंट ये नहीं है। ठीक है, ओके। और आईपीआर सॉरी मतलब एआई से क्वेश्चन पूछने का एक रीजन ये भी है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे जब 2024-25 का, आई एम सॉरी, तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी में जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप नोट्स वगैरह पे कम फोकस कीजिए, और जनरली आप प्रेफर कीजिए गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है। ओके, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसमें से एक जो डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा डॉक्यूमेंट बजट होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बुक आती है, उस बुक का नाम है इंडिया ईयर बुक। तो ये तीनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने क्या किया था, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक सेपरेट चैप्टर बनाया था, तो इसका मतलब एआई का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा आज के डेट में है। दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट वहाँ भी क्वेश्चन वो वही पूछते जो क्वेश्चन जेनरिक टाइप का होता है। वहाँ पे वो आपसे टेक्नोलॉजी नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट है। समझ में आ रहा है? वो सिंपली ये पूछेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिसी एस्पेक्ट क्या है। गुड, आगे देखिए आईपीआर। तो आईपीआर का जो टॉपिक है ये आपको इकोनॉमिक्स से भी बहुत हद तक मिलता जुलता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ओके, ये जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर भी आपको आईपीआर का लॉ वगैरह पढ़ना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा देखिए बायोटेक, बायोटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। देखो हर एक साल मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा है। ये अलग बात है कि 2024-25 में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन यदि 24-25 को छोड़ दे तो हर एक साल बायोटेक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बायोटेक क्या है? बायोटेक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के लिए। इसके अलावा डिजीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत सारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। ओके, बहुत सारी बीमारी को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विकल कैंसर, इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर है। और अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजिनस वैक्सीन भी तैयार कर लिया है इसके लिए 2022 में। क्लियर है? तो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिजीज एंड वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछा है। ठीक है,
तो 2014 से देखिए अब लगातार क्वेश्चन पूछा है, हर एक साल पूछा है, सिर्फ 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा, इसके अलावा हर एक साल क्वेश्चन पूछा। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस का मतलब करंट अफेयर होता है, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है एनर्जी के ऊपर, स्पेस के ऊपर। हाँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। एआई, रोबोटिक्स और नैनोटेक, इस पे कम फोकस की जगह तभी काम चलेगा, ओके। क्योंकि एआई अब चैप्टर बन गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, तो एआई इंपॉर्टेंट है, बट रोबोटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। नैनोटेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। और हमें क्या करना है, यूपीएससी क्या है, नॉलेज विथ स्ट्रेटजी, नॉट ओनली नॉलेज, ओके। यूनिवर्स पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होता है तभी क्वेश्चन आता है। जैसे पिछले लगातार 4 सालों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन होगा तब। लेकिन ये सब जो एरिया है ये सदाबहार एरिया है, ग्रीनफील्ड एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया, एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्पेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपका क्या कहते हैं, बायोटेक से क्वेश्चन आता ही आता है, डिजीज और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से क्वेश्चन आता है। तो इस 4 एरिया पे आपको ज़्यादा इम्फेसाइज करना है, क्योंकि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी पे सबसे ज़्यादा है ना, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया है, एनर्जी से आया है, देन कम्युनिकेशन आईटी, देन बायोटेक्नोलॉजी, डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये जो 6 एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए, ठीक है। अब थोड़ा हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो कोर्स अवेलेबल है दैट इज़ फॉर सीसेट पेपर 1 एंड 2, और मेंस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, एसे राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे अवेलेबल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एंड टू एसेस ऑल दिस कोर्सेज आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो यदि आप कोर्स को ऑनलाइन एसेस करना चाहते हो। अदरवाइज फॉर ऑफलाइन कोर्स यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स एट आवर सेंटर। हमारा जो सेंटर है दरभंगा में, वहाँ पे आपको कोर्स को ज्वाइन करना होगा। तो हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीटी में क्या पढ़ना है, पीटी में सिलेबस में लिखा है जनरल साइंस, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया कि जनरल साइंस से क्वेश्चन यूपीएससी कम पूछता है, और जनरल साइंस में भी क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से आता है, बायो से आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जनरल साइंस को इंटीग्रेट करना है करंट अफेयर से, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है, ठीक है। करंट इवेंट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बायोटेक आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटी आ गया, साइंस एंड टेक आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर सारा चीज़ आ जाता है, इवन आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, कई बार हिस्ट्री भी पूछ देता है, ठीक है। तो कई बार हिस्ट्री भी पूछ देता है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि जो जनरल साइंस उसको इंटीग्रेट करना है किससे, करंट अफेयर से, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक से। बट देखो पीटी में लिखा है साइंस टेक, नहीं लिखा हुआ है, ये मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यूपीएससी क्या करता है, मेनली क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी मेन सिलेबस से, पीटी से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, ठीक है। यानी पीटी मतलब पीटी से फ्रेम होता है, सिलेबस से वहीं से होता है, लेकिन जो पीटी का सिलेबस है वो जस्ट एक रेप्लिका है मेंस के सिलेबस का। समझ गए मेरी बात को। तो यूपीएससी मेनली सिलेबस क्या है, जीएस पेपर 1, 2, 3 जो मेंस का सिलेबस है वही मेन सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए मेंस में क्या क्या पढ़ना है, तो मेंस में पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है हमारे डेली लाइफ के ऊपर। जैसे साइंस एंड टेक का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, ये हमारे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी तो है ना, यदि हमारा लाइफ काफ़ी आसान होगा तो हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, नए तरह की बीमारियाँ इरप्ट हो जाएंगी, नए तरह के डिजीज क्या होंगे, इरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आजकल देखो मोटापा बहुत कॉमन बीमारी हो गया है, ठीक है। हार्ट अटैक होना बहुत ही कॉमन बीमारी हो गया है। तो इस सब के पीछे रीजन कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक का यूज है, ना कि साइंस एंड टेक है, ओके। तो साइंस एंड टेक में बुराई नहीं है, बुराई क्या है कि साइंस एंड टेक को हम कैसे यूज करते हैं उसके अंदर बुराई है। तो यूपीएससी में हमेशा क्या होता है कि एक बैलेंस एस्पेक्ट आपको रखना पड़ता है, आप ये नहीं कह सकते कि साइंस टेक बुरा है, ओके। इसके अलावा इंडियंस का अचीवमेंट क्या है साइंस एंड टेक के फील्ड में, इसके अलावा कितना हद तक हमने टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज किया। इंडिजनाइज का मतलब क्या होता है, स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में किस हद तक हम आत्मनिर्भर है। जैसे इंडिया की बहुत सारी एजेंसी है, इसरो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसरो इंडिया में है, डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा, इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी है, ओके। तो ये सारी की सारी जो एजेंसीज हैं इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइजेशन करने में, मतलब कि टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण करने में, ठीक है। इसके अलावा और क्या था,
एक चीज़ और है, ठहर जाओगे। इसके अलावा है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लाइफ हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। आजकल हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोसेस है, पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस को फास्ट कर दिया। और इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी अब आम जनता तक पहुंच पाती है। तो ये क्यों हो पाया, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, स्पेस साइंस, इसमें हमने क्या क्या अचीवमेंट हमारा है, कंप्यूटर में क्या क्या हमारा अचीवमेंट है, रोबोटिक्स, ओके, नैनोटेक, ये सब कम पूछता है यार, ठीक है, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो, ये कम पूछता है। बट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इशूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये जो है, ये दो पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट ये इकोनॉमिक्स में चला जाता है और कुछ पार्ट इसका आता है साइंस एंड टेक के अंदर। ठीक है, तो इफ़ यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स, वैसे कोर्स यूट्यूब पे भी चलेगा पैरेलली। To join the course, you may download our app, okay, and you may access the course through our app. So thank you very much for your patience.